चारों तरफ काली अंधेरी रात और सामने एक बड़ा सा पुराने जमाने का गेट। मैं उस गेट को खोलकर अंदर गया तो तेज हवाएं चलने लगी और सामने एक हवेली नजर आई। तभी छन छन की आवाज के साथ एक लड़की मेरे बराबर से गुजरी और हवा में गायब हो गई। मैं सिर्फ पीछे से उसके लंबे बाल और सुडौल बदन ही देख पाया था। मैं उस हवेली के अंदर गया ही था कि तभी एक कमरे से छन छन की आवाज आई। मैं भागकर उस कमरे में गया तो सामने दीवार पर मुझे एक तस्वीर नजर आई। शायद से किसी लड़की की थी, पर मुझे उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। जिसे साफ करने में मैं तस्वीर के पास जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई थी। हंसी की आवाज सुन मैं डर गया और तभी किसी ने पीछे से मुझे पकड़ा और मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। मेरे जिस्म से खून का एक कतरा चूसने लगी। मैं दर्द से तड़प रहा था, छटपटा रहा था कि अचानक ही मैं चिल्लाता हुआ नींद से जाग गया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और ये सपना मुझे हर पूर्णमासी की रात आया करता था। अगली सुबह मैं कॉलेज जल्दी चला गया। हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था और आखिरी साल में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जानवी और मेरा बेस्ट फ्रेंड विराज, हम तीनों ने कुछ अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान की। विराज ड्राइव कर रहा था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जानवी हम दोनों बैक सीट पर चिपक कर बैठे हुए थे। कार तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। तभी विराज ने कहा, यार तुम लोग ये चिपका चिपकी बंद करोगे क्या? ये तो देख लो कि मैं भी कार में मौजूद हूँ। जानवी, क्या तुम्हें भी किसी से जलने की बू आ रही है? अब तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है बे? मेरी बात सुन विराज का मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए फिर कहा, रुक, अभी रिया को कॉल लगाता हूँ। वो कह रही थी कि उसके साथ उसकी एक कजिन मेघना भी आने वाली है। इतना कहकर जब विराज ने कॉल लगाया तो उसका मूड और खराब हो गया, क्योंकि रिया नहीं आने वाली थी और ना ही उसकी कोई कजिन मेघना। विराज का उतरा मुंह देख मेरी और जानवी की हंसी नहीं रुक रही थी। विराज ने भी चिढ़ते हुए कार का म्यूजिक तेज कर दिया। हम लोग एक ढाबे से गुजर ही रहे थे कि अचानक ही विराज ने इतनी तेज ब्रेक लगाई कि मैं और जानवी एक दूसरे में समाने वाले थे। विराज यार, इतना भी क्या गुस्सा? इस पर विराज बोला, गुस्सा नहीं हूँ यार, वो देख ढाबे पर कौन खड़ी है, रिया की कजिन मेघना। इतना कहकर विराज कार को मेघना के पास ले गया। मेघना, आप रिया की कजिन हो राइट? लेकिन उसने तो कहा था कि वो नहीं आ रही है। इस पर मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो नहीं आ पाई तो क्या मैं भी नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज कम। विराज से कहते हुए मेघना कार का दरवाजा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। कार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। हम सभी के बीच बातें शुरू हुई और काफी देर तक चली। हम लोग अब घने जंगल के रास्ते पर थे। ये रास्ता तो बहुत ही सुनसान और जंगली है, यहाँ से कार और तेजी से निकालना, ओके? मैंने विराज से कहा। तभी मेघना बोली, नहीं, संभल कर चलो, जंगल का कुछ पता नहीं, न जाने कब कौन सा पेड़ गिरे और रास्ता बंद हो जाए। उसने ऐसा कहा ही था कि कुछ ही दूरी पर हमें रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा नजर आया। हम सभी कार से बाहर निकल आगे क्या करना है इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मेघना ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, शायद वहां से हमें कोई मदद मिल जाए। सामने एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा था। ये वही गेट था जो मुझे मेरे सपने में दिखाई देता था। ये देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और फिर सबके साथ उस तरफ चल दिया। जब हम अंदर गए तो मेरा सिर दर्द के मारे फटने को हो गया। वो हवेली वही थी जो मुझे सपने में दिखा करती थी। वही हॉल, वही कॉरिडोर, वही कमरों के दरवाजे, सब कुछ। कमाल है, इतनी बड़ी हवेली और यहाँ कोई नहीं रहता। विराज हवेली की दीवारों को गौर से देखता हुआ सबसे कह रहा था कि तभी मेघना बोली, क्यों ना हम सभी एक ही कमरे में ठहर जाएं? थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। नहीं नहीं, करण और मैं एक कमरे में ठहरेंगे और मेघना तुम चाहो तो विराज के साथ रुक सकती हो।
उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अलग अलग ही ठहर जाएंगे। और मेघना, तुम चाहो तो विराज के साथ रुक सकती हो। मेघना ने मुझसे नजरें मिलाते हुए जानवी से कहा। फिर विराज और मेघना दोनों अलग अलग कमरों में चले गए। मेरी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी जो किसी के जैसा दिखाई दे रहा था, जो मुझे सपनों में दिखता था। मैंने तुरंत ही जानवी का हाथ थामा और उस कमरे की ओर चल दिया। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जो ठीक वैसी ही थी जो सपने में मुझे नजर आती थी। इधर विराज अपने कमरे में बैठा मेघना पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। अपने इसी अरमान को पूरा करने के लिए वो मेघना के कमरे की ओर चल दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेघना सामने ही खड़ी थी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था। ओह सॉरी, लगता है तुम बाहर ही जा रही थी। विराज ने मेघना को देखते ही कहा। हाँ, मैं करण के पास जा रही हूँ। करण के पास? उसके पास तो ऑलरेडी जानवी है ना। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम चाहो तो हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात सुन मेघना ने तमतमाते हुए विराज से कहा। जस्ट शट अप, ओके? मेरा करण से मिलना बहुत जरूरी है, वरना। मेघना अभी बोल ही रही थी कि विराज ने उसकी कमर में हाथ डाल मेघना को अपनी तरफ खींच लिया। इधर करण भी तस्वीर को देखकर बेचैन हो उठा। उसके मन के सवाल परवान चढ़ने लगे थे, क्योंकि जिस लड़की का चेहरा करण को तस्वीर में नजर आया था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेघना ही थी। मैं अभी इस सवाल से जूझ ही रहा था कि तभी रिया का मैसेज आया। इसका मतलब था कि ये मेघना वो है ही नहीं जो हम उसको समझ रहे थे। तो फिर वो है कौन? इसका मतलब ये कि वो मेघना ये है ही नहीं जो हम समझ रहे थे। तो फिर ये है कौन और उसकी तस्वीर इस हवेली में क्या कर रही है? मेरे मन में यही बातें घूम रही थी, जिसे सोच सोच कर ही मेरे सिर में अब जोरों से दर्द होने लगा और मैं अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैं कितनी देर तक बेहोश रहा मुझे याद नहीं, पर जब मेरी आंख खुली तो जानवी मेरे सामने थी और इस बार भी मुझे वही सपना आया था जो अक्सर पूरन मासी की रात को आया करता था, जिसका जिक्र मैंने जानवी से किया। जानवी, तुम्हें याद रहा मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे हर पूरन मासी एक ही तरह का सपना आया करता है जिसमें एक लड़की मेरा खून पीती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघना ही है। मुझे अभी उससे बात करनी चाहिए। जानवी से कहता हुआ मैं बिस्तर से उठ मेघना के पास जा ही रहा था कि तभी जानवी ने मेरा हाथ पकड़ मुझे रोक लिया। दूसरी तरफ विराज आज की मेघना और कल की निहारिका के करीब जाने की कोशिश में था। अगर तुम चाहो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए क्या हम डॉक्टर डॉक्टर खेल सकते हैं? कहते कहते विराज रुक गया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। तभी निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे डर लग रहा है। इस पर विराज ने निहारिका के और करीब जाते हुए कहा, अरे डरती क्यों? मैं तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी होने दूंगा। इतना कहकर विराज ने दूसरा हाथ भी निहारिका की कमर में डाला और उसको करीब खींच लिया। उसको महसूस हुआ कि उसकी कमर बहुत ही ठंडी है। तुम्हारा जिस्म तो बर्फ के जैसे ठंडा है। विराज की इस बात का निहारिका को जवाब दे पाती इससे पहले ही निहारिका के होठों पर विराज ने अपने होठ रख दिए। निहारिका भी विराज की वासना की आग में किसी आहुति की तरह समर्पित होती जा रही थी। उसने भी विराज के जिस्म को नोचना खसोटना चालू कर दिया था। तभी उसे महसूस हुआ कि निहारिका के नाखूनों से उसकी गर्दन छिलने लगी है। विराज दर्द से कराहता हुआ निहारिका को उससे दूर कर देता है, पर जैसे ही उसकी नजर निहारिका के चेहरे पर गई वो डर के मारे कांपने लगा था। निहारिका की आंखें लाल थी, नाखून लंबे और दांत किसी भेड़िए के जैसे हो चुके थे। क्यों चिल्ला रहे हो विराज? क्या मेरे साथ रात गुजारने का मन नहीं कर रहा? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। इतना कहकर निहारिका उस पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। कमरे में विराज की चीख गूंज गई
और अगले ही पल विराज एड़ियां रगड़ता हुआ मौत की नींद सो गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हम लोग अभी यहां से निकलते हैं, करण जानवी से कहता हुआ इस जगह से निकलने को कह रहा था। इस पर जानवी बोली, निहारिका से भागना आसान नहीं है। अगर उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगी। ये कहते हुए जानवी ने निहारिका की तस्वीर के नीचे रखी हुई कबर्ड खोली और उसमें एक चंडी का खंजर निकाल करण को देते हुए कहा, इसको छुपाकर अपने पास रख लो, मौका मिलते ही उस पर हमला कर देना। जानवी अभी बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लगता है कि वो आ गई। उसको बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और तुमको पिछले जन्म की सारी बातें याद दिला दी है। करण से कहते हुए जानवी पर्दे के पीछे छिप गई। मैंने दरवाजा खोला तो निहारिका मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे पिछले जन्म वाले अवतार में वही लाल साड़ी से चमकता सुडौल शरीर, खुले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उस समय कोई भी मर्द उसको देखता तो उसका बहक जाना लाजमी था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर अपनी तस्वीर की तरफ देखकर बोली, करण, इस तस्वीर को देखकर तुमको सब कुछ याद आ गया होगा, है ना? लेकिन फिर भी अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। निहारिका की बात सुन मैंने प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और उसको अपने करीब खींच लिया। सब कुछ याद है मेरी जान, तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया है। किसी नसीब वालों को ही तुम जैसी मोहब्बत करने वाली मिल सकती है। इतना कहकर मैंने निहारिका को कस के गले लगा लिया। मेरा हाथ उसकी कमर पर बेतहाशा चल रहा था। ये देख जानवी पर्दे से बाहर आ गई। ये तुम क्या कर रहे हो करण? जानवी की आंखों में गुस्सा था। वो अपने पिशाचिनी रूप में आ चुकी थी। वो गुस्से में निहारिका पर हमला करने जा ही रही थी कि तभी मैंने जानवी का दिया हुआ चंडी का खंजर उसके पेट में घोंप दिया। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसके पेट से निकलता हुआ नीला खून जमीन पर गिर रहा था। वो हैरानी से मुझे घूर रही थी, जैसे कि वो मुझसे सवाल कर रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैं बेहोश हुआ था तो मुझे फिर से वही सपना आया था जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी धुंधला नहीं बल्कि सब कुछ साफ नजर आ रहा था। पिछले जन्म में मैं और जानवी नहीं बल्कि निहारिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जानवी को इससे जलन हो रही थी। उसने ही पिछले जन्म में मेरा खून चूस कर मुझे मार डाला था। मेरे मरने के बाद निहारिका भी मर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए उसने मुझे दोबारा से जिंदा करने के लिए पिशाच देव की उपासना की। उन्होंने प्रकट होकर उसको बताया कि मैं फिर से जन्म ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उसको इसी हवेली में अकेले 20 सालों तक उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब मेरे 20वें जन्मदिन के बाद पूर्णमासी से पहले वो मेरे सामने नहीं आ सकती थी। इसीलिए आज की रात वो मेरे सामने आई। भगवान का शुक्र है कि सही समय पर मुझे वो सपना आया और मुझे सच का पता चल चुका, वरना जानवी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मेरे हाथों मेरे प्यार निहारिका को मरवाने की। भले ही वो एक पिशाचिनी है, लेकिन उसने 20 साल तक मेरा प्यार पाने के लिए खुद को कैद रखा। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जानवी के मरने के बाद मैंने निहारिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपनी सांसों से कहा, आई लव यू निहारिका। मेरी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें नम थी। मैं निहारिका का हाथ पकड़ अभी हवेली से बाहर निकला ही था कि अचानक 2 लड़कों ने हम दोनों को अकेले देखा और हमको परेशान करने के लिए आ गए। केले खाएगा? हमें भी भूख लग रही है। अरे खिलाएगा क्यों नहीं, और अगर नहीं खिलाएगा तो इसकी गर्लफ्रेंड के सामने इसको जिंदा से मुर्दा कर देंगे। उन दोनों की बातें सुन निहारिका खुद ही मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर चलने लगी। वो हर कदम के साथ अपने पिशाचिनी वाले अवतार में आती जा रही थी। इससे पहले कि वो लड़के कुछ समझ पाते, निहारिका ने उन दोनों लड़कों पर हमला कर दिया
और उनका खून पीने लगी। मेरी निहारिका मेरी आंखों के सामने 2 इंसानों का खून पी रही थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो भयानक आवाज करते हुए उनसे अलग हुई और मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, जो दांतों से बहता हुआ गर्दन से होकर उसके गोरे बदन पर फिसल रहा था। मैंने कस के उसको गले लगा लिया और सोचने लगा, वो एक पिशाचिनी है तो क्या हुआ, उसने 20 सालों तक तपस्या की है मेरी मोहब्बत को पाने के लिए। ये सोचते हुए मैं निहारिका के बदन पर फिसलता खून अपने होठों से साफ करने लगा और अगले ही पल हम खुले आसमान के नीचे एक दूसरे में विलीन होने लगे।